हेलो स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। स्टूडेंट, मैं आपसे यही बात कहूँगा कि वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखा करें और वीडियोस को रेगुलर देखा करें। ठीक है, तो आज हम क्वालिटी फैक्टर के बारे में जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। द शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस कर्व इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। कि अब जब हम रेजोनेंस का कर्व बनाते हैं, आपने देखा था जो रेजोनेंस का कर्व बनता था स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से ही बनता था। तो यदि हम इसकी शार्पनेस को बढ़ा दें, मान लीजिए हम इसकी शार्पनेस को इस तरह से बढ़ा दें, तो आपको पता है जो करंट यहाँ पे ओमेगा आता था, यहाँ पे जो करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, आपकी ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी। और जब स्टूडेंट्स आपकी करंट इंक्रीज हो जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सर्किट की क्वालिटी है वो भी क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। क्योंकि हमें बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट जो वेवलेंथ है वो अच्छी मिलेगी, वेवलेंथ अच्छी मिलेगी, करंट मैक्सिमम होगी तो पावर मैक्सिमम होगी, और जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो हम किसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, द शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस कर्व। कि रेजोनेंस कर्व का जो शार्पनेस होता है इज डिटरमाइंड बाय द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट। और उसको किससे डिटरमाइन किया जाता है, आपको हम बोल सकते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट से डिटरमाइन किया जाता है। एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो आपका जब क्यू फैक्टर की बात आती है तो क्यू फैक्टर किस काम आता है, फॉर आपको साउंड की क्वालिटी के लिए, फॉर साउंड, फॉर गुड साउंड क्वालिटी। ओके, साउंड क्वालिटी। तो स्टूडेंट्स आपका जो यहाँ पे मैंने बोला क्वालिटी फैक्टर किस काम आ रहा है, अच्छी साउंड की क्वालिटी गेट करने के लिए हमें क्यू फैक्टर काम आ रहा है। कि ये किसको पता है, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व को बता रहा है कि रेजोनेंस कर्व की शार्पनेस किस तरह से है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि देखो इस डायग्राम में समझिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो रेजोनेंस कर्व बन रहा है किसी का भी, वो इस तरह से बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हमें जो करंट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा, अब मान लीजिए कोई भी एक रेडियो ट्रांसमीटर है जहाँ से क्या हो रही है, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं। अब जहाँ पे यदि हम उसको गेट कर रहे हैं, कहीं भी हमने रिसीवर लगाया जहाँ पे हम उससे गेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट, मान लीजिए यहाँ से हम वेव्स जो है वो क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वो ही पीक पॉइंट मिल जाएगा जो वेव हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम स्टूडेंट्स तब एफएम सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, आपका ट्यूनिंग करते हैं, उसे बदलते हैं ना उसके। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई एफएम है जो 98.3 पे बज रहा है, तो हम देखते हैं कि 9.98.4 यदि हम उसको करते हैं तो इसमें से हो सकता है कुछ कुछ आवाज आए, लेकिन जितनी एग्जैक्ट 98.3 पे आएगी उतनी 98.4 पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी करंट क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन इसकी आ तो सकती है ना। फिर एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि हम उसे घुमाते जाएं तो भी इसकी आवाज आती रहे थोड़ी थोड़ी सी, और घुमाते जाएं और कम ज़्यादा करते जाएं। लेकिन एक पॉइंट आएगा कि यदि हम उसे कर देंगे तो अब कहीं और का सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कैच हो जाएगी। ऐसा होता है ना रेडियोस वगैरह में, यदि आपने देखा हो तो। उसी तरह से मान लीजिए कहीं से हमारे पास रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं और उसे एक रेडियो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसा तो है ही कि वो खुद की जो पीक पॉइंट है वो तो हमें दे रहा है। मान लीजिए वो पीक पॉइंट हमें दे रहा है 20, आपकी उसकी 20 हर्ट्ज पे दे रहा है। ठीक है, पीक पॉइंट कि जहाँ पे उसकी जो साउंड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हो सकता है कि जो 15 हर्ट्ज इधर तक हम बात करें और इधर हम बात करें 25 हर्ट्ज तक, तो हो सकता है इसकी जो साउंड क्वालिटी है स्टूडेंट्स वो 20 से 25 तक गिरती जाएगी और 25 पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से यदि हम इसको यहाँ इस तरफ से लेके आते हैं तो 15 हर्ट्ज से स्टार्ट होगी और 20 हर्ट्ज पे मैक्सिमम देगा, फिर दोबारा घटने लग जाएगा। तो 15 से 20 तक जाएंगे तो बढ़ेगा, फिर 20 पे मैक्सिमम, और फिर 20 से 25 पे इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मतलब दोबारा खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। तो इसी को समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे तो मिल रही थी इसकी पीक पॉइंट आई नोट करंट पे, और जहां पर स्टूडेंट्स हमें ये मिल रहा है, जहां पर हमें वो, अब देखो इससे जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साउंड हमें सुनाई तो देगा, लेकिन उसमें क्या होंगे, डिस्टर्बेंस होंगे, नॉइस बहुत ज्यादा होगी। तो हो सकता है यहाँ पे ओमेगा 1 पे आते आते हमें इसको I0/2 बोलते हैं, जहाँ पे हाफ पावर मिलती है। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, फुल पावर, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, हाफ पावर। क्यों, क्योंकि जब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, तो देखा गया कि हाँ, कि यहाँ पे जब इसका I0/2 पे आते हैं हम वेवलेंथ की, तो उस पर जो सिग्नल्स जो होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है बिल्कुल लेस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आते आते फिर करंट क्या होने लग जाती है, इसके बाद जीरो होने लग जाती है। तो यहाँ पे यदि हम पावर निकालें तो पावर हमारे पास निकल के आएगी I0/R। ठीक है, क्योंकि I/R होती है पावर। ठीक है, अब यदि हम इस वाले पॉइंट पे पावर निकालें तो P = 2, क्योंकि यहाँ पे I0/2 है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा था
आर, तो इसको जब हमने प्रूव किया बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमें पता चला। तो P इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें जो पावर मिली यहाँ पे क्या मिली, ये मिली आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कहा क्या कि हमें यहाँ पे जो सिग्नल क्वालिटी वो अच्छी मिली, और यहाँ पे जाते जाते सिग्नल क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उस वहाँ पे जो पावर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम स्टूडेंट्स हाफ पावर, यहाँ पे हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, और इसको हम बोलेंगे इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। जहाँ पे भी हाफ पावर मिलेगी हमें उसको बोलेंगे हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 किसको बताएंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को बताएंगे। अब स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हमें वैल्यूज निकालनी है, हमें वैल्यूज निकालनी है कि आखिर क्यू फैक्टर होता कितना है। हमें क्यू फैक्टर के बारे में पता चल गया, क्वालिटी फैक्टर के बारे में पता चल गया कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को बताता है। रेजोनेंस कर्व को मैंने आपको समझा दिया कि पीक पॉइंट पे तो हमें सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी, उसके बाद घटती रहती है, इस साइड में भी घटती रहती है, और एक जहाँ पे हाफ पावर मिलती है वहाँ उसके बाद में करंट जो होती है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, मतलब वहाँ पे हमें करंट कुछ भी नहीं मिल रही। तो अब हम बात करते हैं, देखिए हम क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने के 2 तरीके हैं आपके। तो पहला तरीका हम देखते हैं, तो क्वालिटी फैक्टर फर्स्ट तो निकलता है वोल्टेज अक्रॉस एल और सी और वोल्टेज अक्रॉस आर। तो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी के बारे में हम देखते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, इट इज द रेशियो बिटवीन, किसी भी हम एलसीआर सर्किट की बात करें तो इसमें जो वोल्टेज आ रही है एल और सी के रेस्पेक्ट में, और जो आपके वोल्टेज आ रही है आर के अक्रॉस, तो यदि उनका रेशियो निकालने तो हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्वालिटी फैक्टर मिल जाएगा। तो क्वालिटी फैक्टर देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी। तो वोल्टेज अक्रॉस एल और सी की जब हम बात करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस एल और सी की यदि हम बात करते हैं कि हम इसके वोल्टेज निकाल रहे हैं अक्रॉस एल और सी के, तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं वी एल, और जब हम रेजोनेंस के ऊपर बात करेंगे तो वोल्टेज अक्रॉस आर वो आपके पास हो जाएगी वी आर। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता है वी एल जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है, ओमेगा इंटू एल, और जो वी आर होता है स्टूडेंट्स वो आपका होता है आई ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा एल तो इसकी डेफिनेशन ही है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो आई इंटू एक्सएल, और वी आर क्या हो जाएगा आई इंटू आर, क्योंकि दोनों वोल्टेज है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू आर, इसके लिए आई एक्सएल, इसके लिए आई आर, आई से आई कट, तो यहाँ पे बन गया आपका एक्सएल अपॉन आर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सएल अपॉन आर। इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो Q इक्वल्स टू एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल इंटू आर, Q इक्वल्स टू हो गया। ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को मैं आपको बता चुका हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, और यहाँ पे आपके पास आ गया अंडर रूट एल, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इजिकल्स टू अंडर रूट, क्योंकि इसको हम अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल लिख सकते हैं, उससे एक अंडर रूट एल से एक अंडर रूट एल कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया अंडर रूट एल अपॉन सी। तो क्यू इजिकल्स टू आपके पास आ गया 1 अपॉन आर एल अपॉन सी। तो बेटा ये आपके पास आ गया क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर आपको समझ में आया। हम तो एक तो इस मेथड से निकाल सकते हैं बेटा, इसका दूसरा मेथड भी है बैंडविड्थ से निकालने का। देखिए उसको किस तरह से निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए हम निकालते हैं क्वालिटी फैक्टर इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ हम कैसे निकालेंगे, तो Q इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बेटा इसको समझिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि यदि मैं इस कर्व को इस तरह से बना दूं कि इसको मैं शार्प कर दूं, और तो उससे क्या होगा, मेरी वेवलेंथ जो होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में क्या बढ़ेगा, उस कंडीशन पे स्टूडेंट्स मेरा बढ़ेगा अब करंट, और मेरा करंट यदि ज्यादा होगा, यदि मेरा करंट ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होगी तो हमें जो क्या मिलेगा, हमें जो साउंड मिलेगा वो बहुत बेटर क्वालिटी का मिलेगा। तो हम यदि इसको इस तरह से बढ़ा दें, अब यदि हमने देखा कि यदि हम इसको जब बढ़ा रहे थे तो इसके साथ जब हम इसको शार्प करेंगे तो बेटा ये जो वेव, इसकी जो आप बोल सकते हैं बैंडविड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और बैंडविड्थ छोटी हो जाएगी तो उससे हमें फायदा है, क्या फायदा है कि यदि मान लीजिए हमें जो पहले सिग्नल को ट्यूनिंग करने पे सिग्नल के अंदर नॉइस जो थी वो बहुत ज्यादा मिल रही थी, मान लीजिए 20, 15 और 25, तो हमें इतनी नॉइस मिल रही थी।
अब यदि मान लीजिए हमने बैंडविड्थ को ज्यादा कर दी तो उस कंडीशन पे हो सकता है कि हमें इस तरह से ही मिलने लग जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, हमारा जो डिस्टरबेंस या फिर मान लीजिए एक तो हम सेलेक्ट करें बहुत सारे साउंडों में से एक साउंड, और एक हम सेलेक्ट करें केवल 2-3 साउंडों में से एक साउंड, तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया ना। तो बैंडविड्थ यही तो क्वालिटी फैक्टर किसे बोल रहे हैं हम बैंडविड्थ वाले कंडीशन में, कि जब हमारी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यदि ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा हो ही जाएगा क्वालिटी फैक्टर, और बैंडविड्थ यदि कम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी क्वालिटी फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर ही बोलते हैं। जैसे हमने बोला था कि वोल्टेज अक्रॉस एल और सी अपॉन वोल्टेज अक्रॉस आर, उसी तरह से बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे यदि हम करंट निकालें एलसीआर सर्किट में, तो एलसीआर सर्किट में आप सभी को पता है करंट कैसे निकलती है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आपको पता है कि आई जो होता है यहाँ पे आरएमएस होता है, और आरएमएस वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन रूट 2। मैं ऑलरेडी आपको डेरिवेशन करा चुका हूँ बेटा, इसलिए आपसे कहता हूँ कि पुराने वीडियोस जरूर देखा करें, तभी आपको नई चीजें समझ में आएंगी। तो आई इक्वल्स टू, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं आई को लिख सकता हूँ आई नॉट अपॉन रूट 2 टू बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पे बात करूँ आपकी, यदि मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात करूँ, तो रेजोनेंस कंडीशन के पास आपको पता है कि क्या होता है कि V जो होता है वो हो जाता है आई नॉट आर, ठीक है। जो V हो जाता है क्योंकि उस टाइम में करंट मैक्सिमम फ्लो होती है, और मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, केवल R ही रेजिस्टेंस जो होता है वर्क करता है। तो यहाँ से यदि मैं आई नॉट की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी आपके पास V अपॉन आर, वैल्यू में मैंने पुट करी V अपॉन आर अंडर रूट 2 V अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पे देखूं तो ये हो जाएगा आपका V से भी कट हो जाएगा, और ये यहाँ पे आर रूट 2 मिला। यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो आर रूट 2 का स्क्वायर इजिकल्स 2, यहाँ से ये हट ही जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2r स्क्वायर, इस आर स्क्वायर को भी यहाँ पे ले आते हैं, इजिकल्स 2 एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इजिकल्स टू एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। स्क्वायर मैंने हटाई दिया, दोनों का एक साथ स्क्वायर कट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आपको बात सभी को क्लियर हुई होगी। अच्छा अब स्टूडेंट्स मेरी बात समझिए कि यहाँ पे यदि मैं यहाँ से ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लूँ, तो ओमेगा 1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा नॉट इजिकल्स टू डेल ओमेगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स मैं ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि मैं इसी के लिए बात करूं, किसके लिए, फॉर ओमेगा 1 इजिकल्स टू ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा, ठीक है। यदि मैं इसकी इस फ्रीक्वेंसी के लिए बात करूं तो मैं इसमें पुट करके देखता हूं वैल्यू इस वाली इक्वेशन में। तो आर इजिकल्स टू मेरे पास क्या आ गया, ओमेगा 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं इस इक्वेशन से लिखता हूँ ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी। ओमेगा 1 की वैल्यू मैं इसमें से पुट करता हूँ, तो आर इजिकल्स टू मेरे पास आ गया ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा इंटू एल माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू यही है, ओमेगा नॉट प्लस डेल ओमेगा इंटू सी। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा, यहाँ पे जो हमारा डेल ओमेगा है, यहाँ पे जो हमारा डेल ओमेगा है बेटा, उसकी वैल्यू को देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से बेटा मैं क्या ले रहा हूँ, डेल ओमेगा यदि कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा नॉट कॉमन, देखिए यदि मैं यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा एल ओमेगा नॉट, और ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसी तरह से -1, यहाँ पे भी यदि मैंने ओमेगा नॉट कॉमन ले लिया तो सी ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए मेरे को ऊपर का रेस करना पड़ेगा, तो मैं रेस करता हूँ और आपको आगे की बात समझाता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से यदि मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म में यहाँ पे लिख देता हूं, एल ओमेगा नॉट
1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी, और बेटा यहाँ पे जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की पावर -1, यही बन जाएगा। और आपको पाइथागोरस थ्योरम वो आपको जब हम इसका एक्सपेंशन फॉर्म में देखते हैं तो -1 जो आता है वो आगे निकल के आ जाता है, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू हमें मिलेगी क्या, एल ओमेगा नॉट। हो सकता है बेटा बायो वाले स्टूडेंट्स को ये डेरिवेशन थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये वाला डेरिवेशन दे रखा है, इसलिए ये वाला करवाना जरूरी है। हालांकि जिससे पहले कराया था वो डेरिवेशन भी मान्य है, रेफरेंस बुक में वही दिया होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन है तो हम समझ लेते हैं। तो एल मान लीजिए वो क्वेश्चन इसी तरह से आ जाए, बैंडविड्थ के रेस्पेक्ट में आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। तो एल ओमेगा नॉट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट माइनस, यहाँ पे बेटा हमारे पास बना 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी। और आप सभी को पता है कि ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी होता है, ठीक है। तो यदि मुझे यहाँ से 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी की वैल्यू यदि मुझे निकालनी है तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, एल ओमेगा नॉट के इक्वल निकल के आ जाएगी। तो 1 अपॉन ओमेगा नॉट सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल ओमेगा नॉट। तो मैंने इसको लिख दिया एल ओमेगा नॉट, और अभी भी मैंने बताया माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। तो बेटा ये हम यहाँ पे पहुंच गए जहाँ पे हमें आर निकालना था, ठीक है। अब यहाँ से हम बहुत आसानी से डेरिवेशन कर लेंगे, किस तरह से, आर इज टू, तो आप देखेंगे एल ओमेगा नॉट आपस में एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो इन्हीं की बनेगी। तो इन्हीं को हम सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है देखिए। तो एल ओमेगा नॉट एल और ओमेगा नॉट एल, यहाँ से ये दोनों तो हो गए स्टूडेंट्स हमारे पास कैंसिल, और अब हमारे पास क्या बना, तो अब हमारे पास बना ये दोनों आपस में टर्म ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास बनेगा एल ओमेगा नॉट, और यहाँ से भी एल ओमेगा नॉट, यहाँ पे आ जाएगा 2 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, यही निकल के आया, ठीक है। 2 डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और ये किसके निकल के आया, आर के। तो यहाँ पे हम देखें ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट हो गया। यदि मुझे डेल ओमेगा निकालना है तो डेल ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, आर अपॉन एल, आर अपॉन 2एल। स्टूडेंट्स मेरे पास ये जो निकल के आई डेल्टा ओमेगा की वैल्यू यही निकल के आई, आर अपॉन 2एल। अब ये जो मेरे पास निकल के आया आपके पास, आपको पता चल रहा है क्या है, बैंडविड्थ है। यदि मैं इसको यहाँ पे 2 डेल डब्ल्यू लगा दूं तो ये मेरे पास क्या निकल के आई, बैंडविड्थ निकल के आई। अब बैंडविड्थ जब मेरे पास ये निकल के आई तो स्टूडेंट्स मेरे फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूं। देखिए जब मैं इसके फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो मैं रेस करता हूं नीचे का, तो स्टूडेंट्स हमें पता है जो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास निकल के आता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है ओमेगा नॉट, बैंडविड्थ अभी हम निकाल चुके हैं कितनी होती है, 2 डेल ओमेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि वही मैंने आपको बात बताई थी कि जितना शार्प हम इस कर्व को कर देंगे, जितना शार्प हम इस कर्व को कर देंगे तो उस कंडीशन पे हमारी आई मैक्सिमम हो जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स जो हमारी इसकी पावर होगी वो भी क्या हो जाएगी, हाफ पावर जो होगी वो इसकी बैंडविड्थ जो होगी वो इसकी छोटी हो जाएगी। बैंडविड्थ इसके लिए क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और बैंडविड्थ छोटी हो जाएगी तो हमें सिग्नल्स में जो ट्यूनिंग कर इसकी टर्निंग करेंगे तो उस कंडीशन पे हमें बेटर साउंड, बेस्ट जो साउंड होगा वो बहुत कम में ही मिल जाएगा, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो हमें ज़्यादा नॉइस नहीं मिलके एक जो बेस्ट साउंड है वो हमें एक्यूरेटली मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ी सी ट्यूनिंग के बाद ही। तो उससे ये फायदा हो जाएगा। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, अब इसी में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, साथ ही आपके पास आ गया 2, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास आर अपॉन एल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 डेल ओमेगा है, तो 2 डेल ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई ओमेगा नॉट की वैल्यू अंडर रूट एल सी, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आर अपॉन एल, तो आर एल ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम यदि सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर अंडर रूट एल सी, जो कि पहले वाले डेरिवेशन के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई कि जितना ज़्यादा हम इस कर्व को क्या कर देंगे, शार्प कर देंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे पास साउंड की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, बेटर होगी। क्योंकि यदि ओमेगा इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो पावर इंक्रीज होगी। इसी के साथ मैंने आपको क्या बोला कि यदि बैंडविड्थ छोटी हो रही है, यदि बैंडविड्थ छोटी हो रही है तो उस कंडीशन में भी हमें बेनिफिट मिलता है क्या, कि हमें जब हम सिग्नल को ट्यूनिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या हो रहा है कि बेस्ट साउंड बहुत जल्दी मिल जाएगा,
ठीक है, बहुत कम साउंडों में से हमें वो बेस्ट साउंड छांटना पड़ेगा, और यदि हम बैंडविड्थ ज़्यादा रखेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से बेटा हम क्वालिटी निकालते हैं, साउंड की शार्पनेस निकालते हैं। बात समझ में आई कि साउंड की शार्पनेस निकाली जाती है किससे? क्वालिटी फैक्टर से। तो क्वालिटी फैक्टर आपको सभी को समझ आया कि बहुत सारे साउंड में से यदि हमें किसी एक साउंड को चुनना है तो हम इसी तरह से चुनते हैं क्वालिटी फैक्टर के उससे, कि किस तरह से हमें उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई रखना है, और हाई रख के हम उसको किस तरह से चुन सकते हैं बैंडविड्थ छोटी रखें। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक थोड़ा सा हार्ड जरूर था, लेकिन आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।